जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम 9 तारीख के यानी 9 जून के पहले शिफ्ट के जो पेपर हुआ है एनटीपीसी रेलवे का, उनके क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। जो आज की पहली शिफ्ट थी 9 जून की, उनके क्वेश्चनों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। विक्रम था, प्रज्ञान था, आदित्य था या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें चंद्रयान 3 के लैंडर की, तो ये जो है इसका नाम जो है विक्रम था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके रोवर का नाम पूछता है तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखिएगा। हो सकता है इसके आगे वाली शिफ्टों में जो है इसके रोवर का नाम पूछ ले, और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और अगर रोवर पूछता है तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल करके डैश कर दिया गया है। तो ट्विटर कर दिया गया है, बिंग कर दिया गया है, आर्कूट कर दिया गया है या मेटा कर दिया गया है। तो फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। जूल है, एम्पियर है, वाट है या किलो है। तो इन सभी में बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2014 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आज के यानी 9 जून को भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वाट होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर बात करें एम्पियर की तो ये विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। वाट जो है इलेक्ट्रिक पावर की होती है और एम्पियर जो है विद्युत धारा की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन सा है। बलवन है, बहादुर शाह द्वितीय है, पृथ्वीराज है या इनमें से कोई नहीं है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ामों में टीसीएस जो है आपका पेपर कंडक्ट कराती है और टीसीएस की ये खास बात होती है कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करती है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आप अच्छे से करके जाइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम मुगल शासक कौन सा है। बलवन है, बहादुर शाह द्वितीय है, पृथ्वीराज है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय यही जो है अंतिम मुगल शासक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। असम में, नागालैंड में, तमिलनाडु में या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों जलीकट्टू महोत्सव की, तो ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महानदी किसकी सहायक नदी है। गंगा नदी की, यमुना नदी की, सोन नदी की या किसी भी नदी की नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा महानदी जो है किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एमेनिया रोग का कारक क्या है। बैक्टीरिया के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो बात करें निमोनिया रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा निमोनिया रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए भैया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2024 के भारत का स्थान क्या रहा है? 35वां, 36वां, 37वां या 39वां? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 39वां स्थान भारत का रहा है ग्लोबल इनोवेशन 2024 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर का हार्ड है जहां सारी गणनाएं की जाती हैं? तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसे आप कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को या प्रिंटर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही जो है कंप्यूटर का हार्ड कहा जाता है और यहीं पर सभी गणनाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बताइए भैया, नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? श्री शक्तिकांत दास थे, रघुनाथ राजन थे, डॉक्टर डी सुब्बा राव थे या डॉक्टर उर्जित पटेल थे? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोटबंदी के समय भारत के अर्थात आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्टों में पूछ सकता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 17 संबंधित है? ये कई एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी 2016 और 21 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संसद के अधिकारों से, अस्पृश्यता से, दैविक स्वतंत्रता से या बालकों की निःशुल्क शिक्षा से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेमचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए भैया, लेमचा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में या बिहार में? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। लेमचा जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, गुजरात में या बान में? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर दोस्तों गुजरात की बात करें तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, पहला रेल अधिनियम कब बना? तो बताइए भैया, पहला रेल अधिनियम कब बना था? 1853 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में पहला रेल अधिनियम बना था। ठीक है दोस्तों, और बात करें सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 1853 वाला जो है 5 जून के पहले शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1904 में पहला रेल अधिनियम बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नौसादर का रासायनिक सूत्र है? तो बताइए भैया, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NH3Cl, CaCl2, NH4Cl या CaOH? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। NH4Cl यही नौसादर का सूत्र होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है,
थाइमील है, टेकोफेराल है या बायोटीन है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा B1 विटामिन का रासायनिक नाम थाइमीन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें रेटिनल, तो ये जो है विटामिन ए के रासायनिक नाम है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है। तो बताइए भैया, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है रमेश कुमार सिन्हा को, दूसरा कह रहा है सतीश कुमार को, तीसरा कह रहा है विनोद यादव को, और लास्ट कह रहा है राजकुमार अवस्थी को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से त्वरण की बीमा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कर रहा है LT- का 1 पावर, दूसरा कह रहा है MLT, तीसरा कह रहा है MLT की पावर -2 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। MLT की पावर -2 यही जो है त्वरण की बीमा होती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस 9 जून की पहले शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जिस बच्चे का पहले शिफ्ट में एग्जाम रहा हो आप पूछ सकते हैं उससे कि सारे क्वेश्चन वो जो है सारे के सारे आए थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। तो ये बताइए किसके कथन है, KM मुंशी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के या KT शाह के, लास्ट कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा KT शाह के जो है ये कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, लैटेराइट है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। और अगर बात करें काली मिट्टी की तो ये जो है कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 6 जून को पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में, वाशिंगटन में, पेरिस में या लंदन में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में इसका सन पूछ सकता है। तो इसका स्थापना जो है 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आइंस्टीन द्वारा दिया गया सूत्र है। तो ऑप्शंस कह रहा है E = mc, दूसरा कह रहा है E = mc², और लास्ट तीसरा कह रहा है E = ½ mc² और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया आइंस्टीन के द्वारा कौन सा फार्मूला दिया गया था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, E = mc²। यही जो है आइंस्टीन द्वारा सूत्र दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में www का पूर्ण रूप है। तो बताइए भैया www का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला कह रहा है वाइड वर्ल्ड वेब, दूसरा कह रहा है वर्ल्ड वाइड बोर्ड, तीसरा कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए भैया, लैक्टोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये RRB NTPC 2016 और 18 में पूछा हुआ है और साथ ही 9 जून को भी ये पूछा गया है। तो बताइए भैया, लैक्टोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या समुद्र तल की गहराई। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें समुद्र तल की गहराई की, तो इसे जो है फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट। ठीक है, और दोनों क्वेश्चंस जो है अभी हाल ही में हुए NTPC के एग्जामों में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से पेरू की राजधानी कहाँ है? दोहा है, ओटावा है, हवाना है या लीमा है? तो बात करें जो है पेरू की राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है लीमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लीमा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो बताइए भैया, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? SS भटनागर हैं, JC बोस हैं, नॉर्मल बोरलांग हैं और लास्ट कह रहा है BR राव हैं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल बोरलांग। यही जो है हरित क्रांति के वैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो बताइए भैया, सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप क्या होता है? अर्थात सर्वग्राहक का मतलब जो सभी से रक्त ले सकता है, वो कौन सा ग्रुप होता है? O होता है, AB होता है, B होता है या A होता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा AB ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें, अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही अर्थात जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है उसे क्या कहते हैं? तो वो सर्वग्राही को O कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। AB जो है सर्वग्राहक रक्त समूह होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत की समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है? तो बताइए भैया, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है? जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से या प्रयागराज से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और अगर इसके जो है डिग्री की बात करें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है प्रयागराज से। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के प्रयागराज से होकर के ये गुजरती है मानक समय रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? 126वां रहा है, 120वां रहा है, 118वां रहा है, 115 रहा है? तो बात करें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो बताइए भैया, विद्युत ऊर्जा की SI यूनिट क्या है? एम्पियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डायोड है या टेस्ला है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की SI मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी के पहाड़ियों क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो बताइए भैया, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की, रबर की, कॉफ़ी की
इलायची की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्राण और दैविक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दी गई है। तो बताइए भैया प्राण और दैविक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कह रहा है अनुच्छेद 21 के ए में, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 में, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 22 में और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए भैया विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई को, 18 मई को, 8 जून को या 18 जून को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, एपिग्राफ कहलाता है या रिक्टर पैमाना कहलाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपी तरंगों को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। और बात करें रिक्टर पैमाना से, तो रिक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो ऑप्शंस हैं प्रगत बिष्ट हैं, दूसरा है सनाया गुप्ता है, तीसरा है काम्या कार्तिकेयन है और लास्ट कह रहा है कीर्ति रावत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सनाया गुप्ता यही जो है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है सनाया गुप्ता। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। तो बताइए भैया जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हो गया है। सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मंगोलिया। तो बात करें इंडोनेशिया की, तो यही जो है जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल हो गया है पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो बताइए भैया रेल मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय, तेजस ऐप, सुपर ऐप या भारत ऐप। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सुपर ऐप रेलवे मंत्रालय के लिए जो है लॉन्च किया गया है वन स्टॉप समाधान के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो बताइए भैया हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो पहला कह रहा है GSLV-H15 से, दूसरा कह रहा PSLV-C12 से, तीसरा कह रहा SSLV-D3 से और लास्ट कह रहा PSLV-C16 से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। GSLV-H15 से जो है इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है इसी रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समुद्री जल का पीएच मान होता है।
तो बताइए भैया समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, से 6.5 होता है, 7.4 होता है या 8.4 होता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अदर ऑप्शनों की तो 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, 6.5 लार का पीएच मान होता है और 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के जीएसटी मॉडल के संरचनाओं की संख्या है। तो बताइए भारत के जीएसटी मॉडल में जो संरचनाएं हैं अर्थात स्ट्रक्चर हैं उनकी संख्या क्या है? 4 है, 6 है, 5 है, 3 है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के जीएसटी मॉडल की संरचना जो है 4 है संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के 9 जून के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे 40 जीएस जीके के क्वेश्चन और उनको हमने आपके साथ कवर किया। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस या शिफ्टों के क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।